हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है विज्ञान का कक्षा शिक्षण। इसका पवन सीरीज जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज भी कुछ लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर तैयारी किस तरह से अच्छी हो पाएगी, ठीक है ना। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू है चैनल पर, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर भी कीजिएगा। कम से कम 5 फ्रेंड्स में तो वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा परिवार बढ़ेगा और जितना परिवार बढ़ेगा उतनी ही मजबूत होंगे। और ऐसा नहीं है कि हम अपना 100% देते हैं, लेकिन फिर भी और भी मेहनत करने के लिए हम तैयार रहेंगे और रहते हैं, क्योंकि एक आपका जो एक लाइक होता है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ना। आपका जो कमेंट होता है वो भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हाँ, आपने कमेंट किया है तो आपको चीज़ें समझ में आई हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव वे में ही आप कमेंट करें। अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी समझ में आई तो वो भी आप कमेंट करें, तो हम उसको आपको दूसरी बार उसको समझाने की कोशिश करेंगे, उससे भी सरल भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, अमरबेल, सिंघाड़ा एवं आर्कटिक में किस किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपना पूरा भोजन चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पोषक पौधों से लेता है। यानी अमरबेल का पौधा कैसा होता है, तो वो मतलब ऐसा मान के चले जैसे एक मनुष्य होता है, वो अपना काम निकलवा लेता है ना। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम निकलवा लेते हैं और उसको बाद में कैसे जैसे दूध की मक्खी जैसा निकाल के फेंक देते हैं। तो बस यही चीज़ हो जाती है कि ये जो अमरबेल का जो ये पौधा है, तो ये देखिए इस तरह से लिपटा हुआ होता है, किसी पेड़ पर लिपट जाता है। ये इस पेड़ पे जिस पे लिपटा हुआ उसको कोई फायदा नहीं करता है, लेकिन खुद उसका जो पोषक तत्व होते हैं उसको चूस लेता है, ठीक है। और इसको मतलब इसको ये नहीं समझ आता है कि हाँ, इसके हम पोषक तत्व लेंगे तो इसको नुकसान होगा, लेकिन इसको उसके नुकसान का नहीं पड़ा होता है, उसको अपने फायदे का पड़ा होता है, ठीक है। तो बस वही आप एग्जाम्पल के तौर पे उस मनुष्य को आप अपने सामने रख लीजिए जिसने आपसे काम निकलवा के और आपको दूध की मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया। बस इतना समझ लें और आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। उसी प्रकार ये सिंघाड़ा हो जाता है। सिंघाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषी जड़ें होती हैं जो पानी के पास घनी और हरी होकर फैली होती हैं, और आर्कटिक की जड़ें हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं। उन्हें वायवीय आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं, ठीक है। जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है, कल हमने आपको बताया था, इस पर डिस्कस भी हमने किया था, और हमने अमरबेल, सिंघाड़ा और आर्कटिक पर भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी हमें लगा कि फिर से डिस्कस करना चाहिए, इसलिए हम ये 2 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। तो जरायुज ये होता है कि वो शिशु जीव जो केड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है जैसे मनुष्य, ठीक है, यानी जो बच्चों को जन्म देता है। और अंडायुज जो वो जीव जो अंडे देते हैं जैसे अंडायुज हो जाते हैं, उनको अंडायुज कहते हैं। यानी नाम ही से पता चल रहा है कि अंडा देने वाला यानी अंडायुज होता है। जैसे कछुआ क्या है, अंडा ही तो देता है। सांप है, पक्षी हैं, ये सभी अंडे देते हैं, ये अंडायुज हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्प के जड़ तंत्र का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। पुष्प का जो जड़ तंत्र है, जड़ तंत्र जो है आपका, तो इसमें देखिए ये पौधा है आपका, ठीक है ना, और ये जड़ है। और जड़ कहाँ पे रहती है, अंधेरे में रहती है। अंधेरे में रहकर ये मिट्टी के नीचे होती है, इसमें रोशनी नहीं जाती है। और जब भी ये जड़ों के माध्यम से तना, ये जो तना हो जाता है, ठीक है ना, ये तने का भाग है, तो ये सब कहीं पानी को पहुंचाता है, यानी तने में पहुंचाता है। तने से पहुंचाकर हर एक भाग, फूल, पत्ती, फल हर जगह पे पहुंचाती है। तो जड़ों का ये कार्य होता है, इसमें हम देख लेते हैं। और इसमें जो पेड़ को सहारा देता है, पौधे को सहारा देता है कौन भाई, अगर जड़ ना हो और पौधा कितना भी बड़ा हो, पेड़ आपका कितना भी बड़ा हो, और अगर जड़ से वो नहीं है, जड़ से आपने उसको काट दिया तो वो पौधा बेकार ही तो हो जाता है ना। तो जड़ का बहुत ही महत्व होता है।
जड़ों के बिना पौधे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। भाई आपने फूल तोड़ लिया तो पौधा सुरक्षित है, फल तोड़ लिया पौधा सुरक्षित है, उसमें से आपने पत्तियां तोड़ ली पौधा सुरक्षित है ना। उसके पेड़ों की हर एक शाखा को आपने काट दिया लेकिन जड़ से आपने नहीं काटा, पौधा फिर भी सुरक्षित है। आप उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, वो फिर से फल फूल पत्तियां फिर से उसमें आएंगी, लेकिन आपने कुछ भी नहीं तोड़ा, यानी पौधे का कोई भी भाग नहीं तोड़ा। फल देखिए, फल फूल पत्तियां आपने कुछ भी नहीं तोड़ी, जैसे का तैसा है, लेकिन आपने इसको क्या किया, जड़ से ही काट दिया। और जब आपने इसको क्या किया, जड़ से काट दिया, तो ये पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जड़ ही पौधे का वो भाग होता है जो बीज को एक पौधा बनाता है, और जड़ें वो भाग है जो प्रकाश, वायु, अंधकार, उजाला सभी से दूर रहता है, और अर्थात भूमि के अंदर दबा रहता है। जड़ को पौधे का प्राइमरी भाग कहते हैं, जिसे प्राथमिक भाग कहा जाता है, जिसमें विभिन्न छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जो भूमि के अंदर जाल सा बिछा जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं और अपस्थानिक जड़ें होती हैं। कुछ जड़ें जो मूसला जड़ें हैं वो जैसे मूली गाजर की हो जाती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम मूसला जड़ें कहते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं, तो मूसला जड़ें कहते हैं। और अपस्थानिक जड़ जिसको हम झकड़ा जड़ कहते हैं, जो इस तरह से मतलब नाम ही से पता चढ़ा है ये कि ये इस तरह से झकड़ी हुई है ना, तो ये झकड़ा जड़ हो जाती हैं। और जड़ें पौधे को स्थिरता व मजबूती प्रदान करती हैं। जड़ों के प्रकार मूसला जड़, उपस्थानिक जड़ जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और जड़ के कार्य कि ये पौधे को जमीन में सीधा रखती हैं, भूमि में जल एवं खनिज लवण शोषित करने में परवों को पहुंचाती हैं, पौधे के तने में वृद्धि करती है। कुछ जड़ों का कार्य पौधे को फुलाकर खाने योग्य बनाते हैं, जड़ों को स्थायित्वता प्रदान करती हैं, क्योंकि कुछ जड़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे शकरकंद हो जाता है, जैसे शलजम हो जाता है, चुकंदर हो जाता है, तो ये अंदर से देखिए ये फूल जाती हैं, है ना, फूल जाती हैं। इसी तरह की तो होती हैं, जो चुकंदर होता है वो कैसा होता है, तो कुछ इस तरह से फूला हुआ होता है, और ये मिट्टी के अंदर ही तो होता है, और ऊपर ये पत्तियां होती हैं। और शकरकंद भी कुछ इसी तरह का होता है। तो कुछ भाग इसका जो जड़ का भाग है वो फुलाकर क्या होता है, खाने योग्य वो बन जाता है। किसी पौधे के जननांगों का वर्णन कीजिए, तो जननांगों का वर्णन देख लेते हैं। पुष्प किसी भी पौधे का जनन अंग होता है, इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। पुष्प के द्वारा प्रजनन 2 चरणों में संपन्न होता है, परागण तथा निषेचन। ये भी देखिए कल हम लोग देख चुके हैं, लेकिन हमने कहा कि ये फिर से हमें डिस्कस करना चाहिए। तो पुष्प के परागण स्त्री केशर और वर्तिकाक तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचते हैं। परागण के वर्तिकाक तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो परागण कहते हैं। परागण क्रिया 2 प्रकार की होती है, स्वपरागण तथा परपरागण। और स्वपरागण में पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाक या उसी पौधे पर लगे हुए पुष्प के वर्तिकाक पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो इतना इनफ है, बाकी आप देख लीजिएगा अपने स्तर से। पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता, भोजन प्रदान करने वाले पौधे, हम चावल, गेहूँ, मक्का, जौ आदि अपने भोजन में लेते हैं। भाई वो तो लेते ही हैं, इसके बिना तो जिंदगी ही संभव नहीं है ना। सभी भोज्य उत्पाद प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोस के शक्तिशाली स्रोत हैं। बिल्कुल स्रोत हैं, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों से हमें किसी से प्रोटीन प्राप्त होता है, किसी से वसा प्राप्त होती है, किसी से विटामिन प्राप्त होती है, किसी में हर एक पोषक तत्व होते हैं जिसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अरहर, मटर, चना, मूंग, उड़द, मसूर आदि प्रमुख दालों में हमारे भोजन का प्रमुख अंग है। ये दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलती है, तो दालों में मिलती है। इसमें हम 17% से 30% तक प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। रेशे प्रदान करने वाले पौधे, अनेक पौधे में हमें रेशे प्राप्त होते हैं जो कपड़े, बोरे, रस्सी आदि बनाने में काम आते हैं। कपास के पौधे से रुई प्राप्त होती है। रुई को साफ करके कपड़े बनाए जाते हैं। अलसी के तने में उपस्थित परिरम्य तंतुओं से प्राप्त रेशे के कपड़े, रस्सियां, कालीन, कैनवस आदि बनाए जाते हैं। जूट, सन, कॉयर आदि पौधे से रेशे प्राप्त करके विभिन्न उपयोग में लाए जाते हैं। इमारती लकड़ी, यानी लकड़ी से हमें क्या होता है, जो इमारती लकड़ी हमें प्राप्त होती है उसको भी समझ लेते हैं कि सभी वृक्ष लकड़ी उत्पन्न करते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधे की लकड़ी जैसे देवदार, पाइपसिरिस, सागौन व साल का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। बांस एवं अन्य पादप काष्ठ का उपयोग इमारतों के निर्माण में, कई प्रकार के औजार को बनाने तथा कृषि कार्य के लिए उपयोग में होने वाले चक्के, हल आदि बनाने में किया जाता है। कागज प्रदान करने वाले पौधे, पाइनस, चीड़, बांस, पीसिया, एबीज आदि के रेशे, तनों व पत्तियों में कागज बनाया जाता है। रबर प्रदान करने वाले पौधे, हीबिया ब्राजीलियनसन नामक पौधे,
से रबड़ प्राप्त होती है। रबड़ के कण क्षीर वाहिनियों के क्षीर में उपस्थित होते हैं। रबड़ से टायर, ट्यूब, खिलौने आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। गोंद प्रदान करने वाले पौधे, गोंद पौधे के आंतरिक ऊतकों के विघटन से बनाता है, जिसे नीम, बबूल, कुमड़ा आदि पौधे से प्राप्त किया जाता है। पशुओं की उपयोगिता। कृषि कार्य में पशुओं का उपयोग। भारत के अधिकांश निवासी कृषि पर निर्भर है। किसानों की खेती करने के लिए थोड़ी ही भूमि होती है। खेतों की जुताई, सिंचाई, बैलगाड़ी में पशुओं का उपयोग किया जाता है। कृषि कार्यों में उपयुक्त जानवरों का अधिक महत्व है। कृषि और पशुपालन दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं भाई, बिल्कुल, क्योंकि कृषि में पशुपालन ये दो चीज़ें साथ में की जाती हैं। जो कृषि करता है वो पशुओं को भी पालता है ना। तो कृषि कार्य में पशुओं का उपयोग, खेत की जुताई की जाती है, बैलगाड़ी से चलती है। जीवाश्म खादों की प्राप्ति। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए जीवाश्म खादों की आवश्यकता होती है। पशुओं का गोबर व मलमूत्र और का प्रयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है। पशुओं के मरने के बाद उनकी हड्डी, नाखून, सींग, खुर, बाल आदि का प्रयोग जीवाश्म खाद के रूप में किया जाता है। जो पशु होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि कहते हैं ज़िंदगी में तो वो हमें बहुत लाभ देते ही हैं, प्लस जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब भी वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और हमें क्या प्रदान करते हैं, हमें उससे भी बेनिफिट ही मिलता है ना। और दूध व अमन पोषक तत्वों की प्राप्ति। मनुष्य की शरीर के पोषक एवं वृद्धि होने के लिए प्रोटीन, विटामिन तथा कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ दूध से प्राप्त मात्रा में रहते हैं। दूध मनुष्य के लिए संतुलित आहार है। इसे उपस्थित वसा और शर्करा हमारे शरीर को शक्ति, ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शरीर, मांसपेशियों, कोशिकाओं के निर्माण तथा उसकी मरम्मत में काम आती है। देश की अर्थव्यवस्था में पशुओं का योगदान। पशुपालन व खेती देश के बड़े उद्योग हैं। पशुओं से प्राप्त चमड़े व उससे उत्पाद सामानों में करोड़ों रुपए की मुद्रा प्रतिवर्ष हमारे देश को प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। तो मनुष्य और पेड़ पौधों का गहरा संबंध। मनुष्य अपने दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं के पेड़ पौधों से पूर्ति करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको हर एक चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं, है ना। ये आवश्यकताएं निम्नलिखित हो जाती, जैसे भोजन, छाया, फल, अनाज। जब आपको पता है अधिकतर भोजन हमें कैसे प्राप्त होता है, तो जो हमारे पौधों से प्राप्त होता है ना। छाया हम कैसे, तो पेड़ पौधों में हमको छाया मिलती है। फल, बहुत सारे फल हमें किससे मिलते हैं, तो पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पे देख भी लेते हैं अधिकतर भोजन के रूप में मनुष्य पहला दर्जा किसको, अनाज को देता है। बिल्कुल सही है। और मनुष्य पेड़ पौधों से छाया का आनंद प्राप्त करता है। पेड़ पौधों से छाया मनुष्य ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि सभी जीव जंतु छाया में आनंद लेते हैं। और फल, मनुष्य अपने पौष्टिक भोजन में फलों का उपयोग करता है, जिससे मनुष्य को प्रोटीन, शर्करा, मांड, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। उदाहरण सेब, संतरा, अंगूर, अनार आदि। अनाज। मनुष्य अपने भोजन के रूप में सबसे अधिक अनाज का प्रयोग करता है। इससे मनुष्य को मांड या प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के खनिज लवण एवं प्रोटीन से मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि। रंग। मनुष्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों में से विभिन्न तरह के रंगों का निर्माण करता है, जैसे मेहंदी, टीसू के फूल, नील, हल्दी तथा कत्था। ये सभी चीज़ें हमें कैसे प्राप्त होती हैं, तो पेड़ों से ही तो प्राप्त होती हैं। पेड़ों से हमें देखिए कपड़ा भी प्राप्त होता है भाई। कपास से हमें सूती वस्त्र नहीं प्राप्त होते हैं। हमें गोंद और बहुत से खुशबू के मसाले, ये सभी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं, तो पेड़ों से प्राप्त होते हैं। फल हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। सब्जियां। मनुष्य वनस्पतियों को अपने सब्जी के रूप में प्रयोग करता है। सब्जी में पौधों में लगभग सभी भागों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तने के रूप में आलू, जड़ के रूप में गाजर, मूली, शलजम, फल के रूप में भिंडी, करेला, लौकी, बीज के रूप में मटर, सेम, फूल गोभी, कचनार आदि सभी का सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। और भी आप बहुत अच्छे से बहुत डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना इनफ है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है। अभी 1 से 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। पत्तियों के प्रकारों का नाम बताएं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पत्तियों के मुख्य कार्य लिखिए। संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्तियों का पर्ण फलक कटाव पत्तियों के विभिन्न स्थानों से होते हुए पत्ती के फलक तक पहुंच जाता है। कटाव के कारण फलक का आधार छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। पत्तियों के कटे हुए प्रत्येक फलक के खंडों को पर्ण फलक कहते हैं। पत्तियों के कटाव के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। सरल पत्ती कौन सी होती है, तो ये पत्तियां पेड़ के तने के एक ही स्थान से निकलती हैं। इन पत्तियों के एक ही फलक होता है, जैसे इस तरह से पत्ती होती है ना, तो इसमें क्या होता है, एक ही फलक होता है, जिसे अक्षिण कहा जाता है। पत्तियों का कभी कभी फलक का किनारा कटा हुआ होता है। फलक के कटाव के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। हस्ताकार पत्ती कुछ कैसी होती है, तो हस्ताकार पत्तियां होती है और पिच्छाकार संयुक्त पत्ती होती हैं। इन पत्तियों के मध्य शिरा अर्थात रेकिस नहीं होता है। इन्हें फलक के आधार से लगे होते हैं। ये पर्णक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: एक पर्णी, द्विपर्णी, त्रिपर्णी और बहुपर्णी। कुछ पत्तियां देखिए कैसी होती हैं,
एक में जुड़ी होती है, जैसे गुलाब की पत्ती होती है ना। अच्छा आप बताएं गुलाब की पत्ती कैसी है, सरल पत्ती या संयुक्त पत्ती, कमेंट कीजिएगा। पत्तियों के आकार, पत्तियों से हरित लवक पाया जाता है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के रूपांतरित हो जाए, इसमें पौधों की जंतुओं की रक्षा होती है, जैसे नागफली आर्जीमोन। कुछ दुर्बल पौधों की पत्तियां प्रतान में रूपांतरित हो जाती है जिससे पौधों के ऊपर उठने में सहायता मिलती है, जैसे जंगली मटर, बिगोनिया आदि। कुछ पौधों में पत्तियां रंगीन हो जाती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। घटपर्णी, ड्रासोरा आदि के पौधे की पत्तियां कीटों को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं जिससे ये पौधा नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है। अब आप कहोगे कि पौधा भी यानी पौधा भी कैसा होता है, तो मांसाहारी होता है और पौधा क्या करता है, कीटभक्षी होता है। तो कीटभक्षी कैसा होता है हम आपको बताते हैं। इस तरह से पौधा होता है, उस पर इस तरह से ढक्कन लगा होता है। तो जब पौधा क्या करता है, जब अपना शिकार करने के लिए ये ढक्कन को थोड़ा सा खोल देता है और इसमें जो स्मेल होती है वो बाहर चली जाती है। और ये मेढक यहाँ पे है, ठीक है ना। मेढक है तो क्या करता है, ये इसकी खुशबू सूंघता है और सूंघ कर ये यहाँ पे आ जाता है और उसको क्या पता होता है कि ये हमारा शिकार कर रहा है और वो अंदर आ जाता है और फंस जाता है। तो इस तरह से ये कौन सा होता है, ये ड्रोसेरा घटपर्णी पौधा कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे समझ लिया। कायिकी प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, पत्ती द्वारा कायिकी प्रवर्धन को उदाहरण से समझाएं। तो कायिकी प्रवर्धन, माली गुलाब की एक टहनी लेकर उसे ज़मीन में गाड़ देता है। अनुकूलन परिस्थिति में इस टहनी से गुलाब की एक टहनी लेकर उसे ज़मीन में गाड़ देता है। अनुकूल परिस्थितियों में इस टहनी से गुलाब का नया पौधा बन जाता है। पौधे के किसी भी कायिक अंग जैसे पत्ता, तना अथवा जड़ का उपयोग नया पौधा तैयार करने में कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस विधि का उपयोग प्रायः उच्च वर्गीय पौधे, विशेषता उद्यान में लगाने वाले, फल देने वाले पौधे में किया जाता है। पौधे में कायिक प्रवर्धन एक सामान्य विधि है। उदाहरण अमरूद अथवा शकरकंद व पौधे की छोटी छोटी जड़ों पर अपस्थानिक कलियाँ होती हैं। ये कलियाँ अनुकूलन परिस्थितियों की वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बना देती हैं, ठीक है। तो आपने कायिक प्रवर्धन के बारे में भी जान लिया। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो इसमें हो जाता है कि इनकी कुछ शाखाएं दूरी तक उगती हैं, ठीक है, और उसके बाद भूमि की ओर अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर पत्तियां निकलती हैं। आलू की शल की पत्तियों के कक्ष में कलियां होती हैं और इन कलियों में वायवीय प्रवाह विकसित हो जाते हैं और इसके अनुदाहरण हैं जैसे अदरक हो जाता है, हल्दी हो जाता है, प्याज हो जाता है, केला हो जाता है, लहसुन हो जाता है, जलकुंभी। इस पर हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।